नमस्कार एंड वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे आज के इस सेशन में एंड दैट इज अबाउट द एनालिसिस ऑफ जीएस पेपर 1। हमारे मेंस का एग्जाम बहुत ही नजदीक है। आप में से बहुत सारे लोगों ने अपने जो प्रीलिम्स की प्रिपरेशन है उसको बहुत अच्छे से किया होगा और आप एस्पायर कर रहे होंगे आज के मेंस के एग्जामिनेशन के लिए। प्रोबेबल है जो मेंस का एग्जामिनेशन अभी आने वाला है उसकी बात आज की बात करें तो आज प्रोबेबिलिटी है कि आपका जो प्रीलिम्स का रिजल्ट है वो अनाउंस हो जाएगा। तो अभी अनाउंस हुआ नहीं है, जब तक मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं हो सकता है इसके पब्लिश होने तक अनाउंस हो भी जाए। बट अभी के लिए ये है कि अगर आपको मींस देना है, इस साल देना है या उसके बाद कभी भी देना है, तो आपको पेपर 1 का पूरा आइडिया लग जाए कि उसमें क्या सिलेबस है, किस नेचर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उनका ट्रेंड क्या है और आपका अप्रोच क्या होना चाहिए इस पेपर को अगर आप मेंस के पर्सपेक्टिव से तैयार करना चाहते हैं। तो स्पेसिफिकली अगर आप इसे इस बार के लिए तैयार करना चाहते हैं तो आपका अप्रोच क्या होना चाहिए। तो चलिए इस सेशन की शुरुआत करते हैं। इस सेशन की शुरुआत के पहले मैं आपको कुछ इनिशिएटिव्स के बारे में बता देता हूं ताकि जब मैं आपके इस पूरे एनालिसिस की ओर आगे बढ़ूं तो फिर आपको बीच में कोई हिंड्रांस ना फेस करना पड़े। बिफोर दैट इन कोर्सेज के बारे में जानकारी बहुत जरूरी है। सृजन 2024 मींस गाइडेंस प्रोग्राम है। पिछले साल जो हमने सृजन का प्रोग्राम चलाया था उसमें हमें 57 से ज्यादा सिलेक्शंस मिले थे। यहां पर अगर आप प्रीलिम्स क्लियर कर चुके हैं तो अपनी मेंस की प्रिपरेशन के लिए ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको प्रॉपर गाइडेंस के साथ मेंस के लिए प्रिपेयर करवाया जाता है। बहुत ही इफेक्टिव प्रोग्राम है। ये इंश्योर करता है कि आपका मेंस ना रुकने पाए। पैरेलली ऐसे और मेंस की टेस्ट सीरीज अवेलेबल रहेगी जिसमें 6 ऐसे और 8 सेक्शनल टेस्ट होंगे, 8 फुल लेंथ टेस्ट होंगे। और यहां पर अगर आप इस बार का मेंस लिखने वाले हैं तो आप इस टेस्ट सीरीज का फायदा उठा सकते हैं और इसके जरिए अपनी जो प्रैक्टिस है उसको इंश्योर कर सकते हैं। एट द सेम टाइम 1 जुलाई से यानी कि आज से ये 60 आवर्स का एथिक्स का और एसे का जो क्रैश कोर्स है वो शुरू हो चुका है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप इस कोर्स को अवेल करें अपनी इन 2 सेगमेंट्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो कि बहुत ही ज्यादा स्कोरिंग होते हैं और वहां पर वो आपको एक एक्स्ट्रा एज देते हैं मेंस में, तो आप इस इनिशिएटिव को भी ऑप्ट कर सकते हैं। तो दीज आर द इनिशिएटिव्स जिनके बारे में बात करना जरूरी था। अगर हमने इन बातों के ऊपर चर्चा कर ली है तो फिर शुरुआत करते हैं अपने इस एनालिसिस के लिए। अगर हम अपने इस एनालिसिस पर चलते हैं तो हम सभी लोगों को पता है कि हमारा जो मेंस है वो 15th ऑफ सितंबर से स्टार्ट होने वाला है। 15th ऑफ सितंबर को जो हमारा ये मेंस का एग्जामिनेशन स्टार्ट होगा तो सबसे पहले तो हमारा जो पेपर होने वाला है वो ऐसे का ही होगा। उसके बाद अगले दिन आपको जीएस पेपर 1 और 2 देना होगा और फिर 17th ऑफ सितंबर को आप जीएस पेपर 3 एंड 4 देंगे। तो यहां पर जो जीएस पेपर 1 आप 16th ऑफ सितंबर को अपीयर करने वाले हैं उसके लिए हम बात करेंगे। 23rd ऑफ सितंबर को उसके बाद 5 दिनों के गैप के बाद विल गेट इंडियन लैंग्वेज एंड इंग्लिश पेपर एंड देन 24th ऑफ सितंबर को आप ऑप्शनल पेपर 1 और पेपर 2 के पेपर को देख पाएंगे फॉर द पर्पस ऑफ मेंस। तो ये तो अभी जो शेड्यूल है हमारे इस साल के मेंस का उसके बारे में हमने बात कर ली, यानी कि 15, 16, 17, 23 और 24 ये एग्जामिनेशंस की डेट है फॉर द पर्पस ऑफ मेंस दिस ईयर 2024। इन डेट्स के अलावा हम शुरुआत करते हैं पेपर 1 के साथ। पेपर 1 के साथ जब हम शुरुआत करते हैं तो एक बहुत ही सिंपल सी बात है कि जो हमारा पेपर 1 है, जो पेपर 1 है उसमें हमें फंडामेंटली 3 जो पार्ट्स हैं वो फेस करने होते हैं। जो पेपर 1 है इसमें फंडामेंटली हमें 3 पार्ट्स फेस करने होते हैं। 3 सब्जेक्ट्स आई विल सी कि इसका हिस्सा है। सबसे पहले तो आप इसमें हिस्ट्री को देखते हैं। हिस्ट्री के अलावा हम इसमें देखते हैं इंडियन सोसाइटी को और इंडियन सोसाइटी के अलावा एक बड़ा हिस्सा इसमें ज्योग्राफी का होता है। एक बड़ा हिस्सा इसमें ज्योग्राफी का होता है। ठीक है, तो पेपर 1 में 3 हिस्से आपको देखने को मिलेंगे। एक हिस्सा हमारा ज्योग्राफी का है, दूसरा इंडियन सोसाइटी का है और तीसरा ज्योग्राफी का है, जिसमें सबसे ज्यादा वेटेज ऑफ कोर्स ज्योग्राफी ले जाता है। जो हाईएस्ट वेटेज है वो ज्योग्राफी ले जाता है और उसके बाद हिस्ट्री और इंडियन सोसाइटी लगभग इक्वल वेटेज अवेल करते हैं। इक्वल वेटेज इनका मेंस में रहता है और ये वेटेज किस तरीके का होता है वो तो आपको ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ टाइम में आपको बता दूंगा। व्हाट आई मीन टू टेल यू कि आपके पेपर 1 में 3 सब्जेक्ट्स हैं, हिस्ट्री, इंडियन सोसाइटी और ज्योग्राफी। क्यों ना हिस्ट्री का ब्रेकअप देख ले। हिस्ट्री को जब आप अप्रोच करते हैं तो यहां पर आपको 4 सेगमेंट्स में हिस्ट्री को डील करना होता है। सिलेबस के बारे में मैं आपको जरूर से बता दूंगा, लेकिन जहां पर अगर हम हिस्ट्री की बात करते हैं तो अगर आप हिस्ट्री की बात करते हैं तो यहां पर आपको फंडामेंटली 4 सेगमेंट्स डील करने होंगे। 4 सेगमेंट में सबसे पहले तो आपको डील करना होगा कल्चर को
और मैं आपको बता दूं कि एंशिएंट और मेडिवल को स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किया गया है हमारे सिलेबस में, बट ऐसा कतई नहीं है कि वहां से क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। क्वेश्चन एंशिएंट और मेडिवल से भी पूछे जाते हैं, गिवन दैट उन्हें कल्चर के साथ एसोसिएट किया जाता है और फिर पूछा जाता है। हालांकि ये भी पुराना ट्रेंड हो चुका है। हाल फिलहाल के ट्रेंड में वो एंशिएंट और मेडिवल की पॉलिटिकल हिस्ट्री के ऊपर भी क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, जो कि आप देख भी पाएंगे। यहां पर आप ओवरऑल अगर बात करें, यू कैन हैव अ लुक कि कल्चर में हम यहां पर देख सकते हैं कि कल्चर में वी कैन सी कि एंशिएंट प्लस मेडिवल दोनों को ही कवर कर लिया जाता है। कल्चर के बाद हमें कवर करना होता है मॉडर्न, मॉडर्न के बाद हम यहां पर वर्ल्ड हिस्ट्री को देखते हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री भी इसका पार्ट रहता है। और वर्ल्ड हिस्ट्री के अलावा हम यहां पर पोस्ट इंडिपेंडेंस को देख सकते हैं। पोस्ट इंडिपेंडेंस हम इसे भी देख सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हिस्ट्री के 4 पार्ट्स हो गए। आइए सबसे पहले हम लोग एक निगाह सिलेबस पे डालते हैं और देखते हैं कि हिस्ट्री, सोसाइटी और ज्योग्राफी के सिलेबस में मेजरली क्या है। उसके बाद उस सिलेबस को इवेल्युएट करने के साथ, कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखने के साथ ही साथ हम ट्रेंड देखेंगे कि क्वेश्चंस के पूछे जाने का नेचर क्या है, कहां पर हमें फोकस करना चाहिए और कहां पर नहीं। जीएस पेपर 1 की बात करते हैं। जीएस पेपर 1 में एज आई टोल्ड यू कि 4 सेगमेंट्स हैं। कल्चर का है, मॉडर्न का है, पोस्ट इंडिपेंडेंस का और वर्ल्ड हिस्ट्री का सेगमेंट है। सबसे पहले तो हम कल्चर के सेगमेंट की बात करते हैं। कल्चर में आपको सेलेंट एस्पेक्ट्स देखने हैं आर्ट फॉर्म के, लिटरेचर के और आर्किटेक्चर के। मैंने आपसे कहा कि एंशिएंट और मेडिवल का पार्ट स्पेसिफिकली हमारे मेंस के सिलेबस में नहीं है। वहां जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो यूजुअली आर्ट एंड कल्चर के साथ एसोसिएट करके ही पूछे जाते हैं, हालांकि इसका कोई सेट फॉर्मूला नहीं है। हाल फिलहाल में हमने देखा कि जो उनका पॉलिटिकल और बाकी का एस्पेक्ट है उनसे भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जो कि नॉट नेसेसरली आर्ट एंड कल्चर के साथ कनेक्टेड हों। अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री पर आते हैं तो मॉडर्न हिस्ट्री के 2 कंपोनेंट्स हैं, यहाँ पर 2 यूनिट्स में उसको पूछा गया है, उसका सिलेबस मेंशन किया गया है। पहले हिस्से में मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री लिखा गया है और यहाँ पर एक टाइमलाइन दी गई है, एंड दैट इज मिडिल ऑफ 18th सेंचुरी। मिडिल ऑफ 18th सेंचुरी का मतलब होता है 1750 ऑनवर्ड्स। 1750 ऑनवर्ड्स आपको मॉडर्न हिस्ट्री पढ़नी होती है, और यहाँ पर जो आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हैं उसमें 3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिन पर आपको फोकस करना होगा। वो 3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं इवेंट्स, पर्सनैलिटीज एंड इश्यूज। मैं कहता हूं कि ब्रीफ में आप इसको ईपीआई याद रखिए, ईपीआई। और उसके बाद जब आप आगे बढ़ते हैं तो अगला जो यूनिट है वो सीधा फ्रीडम स्ट्रगल को स्पेसिफाई करता है। फ्रीडम स्ट्रगल में आपको 2 चीजों के ऊपर फोकस करना है, स्टेजेस एंड कंट्रीब्यूटर्स या फिर कंट्रीब्यूशंस, यानी कि 2 कीवर्ड्स मिलते हैं। यहां पर आप एससी ऐड कर लीजिए। तो मेंस का जो सिलेबस है मॉडर्न हिस्ट्री का, दैट इज ईपीआईएससी। ईपीआईएससी मींस इवेंट्स, पर्सनैलिटीज, इश्यूज, स्टेजेस एंड कंट्रीब्यूटर्स, और जो टाइमलाइन है दैट इज मिडिल ऑफ 18th सेंचुरी। इसको दिमाग में जरूर से रखिएगा। जब आप पोस्ट इंडिपेंडेंस में आते हैं तो कंसोलिडेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन विद इन द कंट्री, बहुत ही ब्रीफ सिलेबस है और क्वेश्चंस की फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा कम है, आप उसे देख लेंगे। जब आप वर्ल्ड हिस्ट्री में जाते हैं तो 18th सेंचुरी से आपके इन इवेंट्स की शुरुआत होती है, इवेंट्स फ्रॉम 18th सेंचुरी। और 18th सेंचुरी का मतलब होता है कि 1700 ऑनवर्ड्स जो भी इंसिडेंट्स हुए हैं वो आपकी वर्ल्ड हिस्ट्री का पार्ट है। लेट मी मेक यू वन मोर थिंग वेरी क्लियर, दैट दे हैवंट क्लियर्ड ऑल द टॉपिक्स दैट आर गोइंग टू बी आस्क्ड इन द वर्ल्ड हिस्ट्री। उन्होंने महज कुछ एग्जांपल्स दिए हैं। एग्जांपल्स इस तरीके से हैं जैसे कि उन्होंने कीवर्ड यूज किया सच एज, और सच एज के बाद उन्होंने इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, वर्ल्ड वॉर्स, रीड्रॉल ऑफ नेशनल बाउंड्रीज, कोलोनाइजेशन, डीकोलोनाइजेशन, पॉलिटिकल फिलोसफीज जैसे कि कम्युनिज्म, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, इनका जो इफेक्ट है सोसाइटी के ऊपर और उनके फॉर्म्स, ये सिलेबस में डाल दिए। सो लेट मी मेक यू वन मोर थिंग वेरी क्लियर, दैट अ फ्यू टॉपिक्स आर देयर जो कि वर्ल्ड हिस्ट्री में लिखे नहीं गए हैं, जैसे कि अमेरिकन रेवोल्यूशन एंड फ्रेंच रेवोल्यूशन, लेकिन वहां से टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अगर आप, चूंकि कॉस्ट बेनिफिट बहुत कम है वर्ल्ड हिस्ट्री को पढ़ने का, क्वेश्चंस आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, फ्रीक्वेंसी बहुत लो है, तो यहाँ पे आप 6-7 टॉपिक पढ़ के चुपचाप चले जाइए। जैसे आप अमेरिकन और फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ लीजिए, आप कोलोनाइजेशन और डीकोलोनाइजेशन 2 चैप्टर्स हैं उनको पढ़ लीजिए, वहां से क्वेश्चंस हाल फिलहाल में पूछे जा रहे हैं। आप वर्ल्ड वॉर्स पढ़ लीजिए और इंटर वॉर पीरियड भी पढ़ लीजिएगा, वहां पे नाजिज्म फासिज्म का जो राइज होता है उसको देख लीजिएगा, वर्ल्ड वॉर 1 और 2 और बीच का इंटर वॉर पीरियड। इसके अलावा आप फिलोसफीज पढ़ लीजिए, कम्युनिज्म, सोशलिज्म और कैपिटलिज्म की। बाकी कुछ और छोटे बड़े टॉपिक्स होते हैं उनको स्किप कर दीजिए, इतना पढ़ के निकल जाइए। आता है तो ठीक, नहीं आता है तो ठीक, ठीक है। तो ये तो आपका हिस्ट्री का सिलेबस हो गया।
हिस्ट्री के बाद आपका जो सेकंड पार्ट है आपके पेपर 1 में वो सोसाइटी का है। सोसाइटी के सिलेबस को 4 यूनिट्स में डिवाइड किया गया है और चारों यूनिट्स में आप देखेंगे तो कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट इश्यूज रेज किए गए हैं। जो पहला टॉपिक है वो तो फंडामेंटल्स की बात करता है हमारी सोसाइटी के, एंड दोज आर इंडियन सोसाइटी, डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, इसके सेलिएंट फीचर्स, ठीक है। और कुछ क्वेश्चंस आप देखेंगे कि 19 के पहले बेसिक्स पर आए भी हैं। हालांकि 2019 के बाद जो सोसाइटी के क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनके ट्रेंड में काफी ज्यादा बदलाव है और वो अब बहुत ही स्ट्राइकिंग इश्यूज रेज कर रहे हैं। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चंस 2019 ऑनवर्ड्स देखने को मिले हैं पिछले 4 सालों में। उसके पहले के क्वेश्चंस में थोड़े से बेसिक एलिमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे। यहां पर अगर आप देखो तो बाकी के 3 इश्यूज में, बाकी के 3 एलिमेंट्स में, यूनिट्स में कुछ इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं, जैसे कि रोल ऑफ वुमेन एंड वुमेन ऑर्गेनाइजेशन, पॉपुलेशन और एसोसिएटेड इश्यूज, पॉवर्टी एक तीसरा मुद्दा है और डेवलपमेंटल इश्यूज चौथा, अर्बनाइजेशन और उसकी प्रॉब्लम्स एंड रेमेडीज। तो विमेन, पॉपुलेशन, पॉवर्टी, डेवलपमेंटल इश्यूज और अर्बनाइजेशन, ये 5 मुद्दे आपसे यहां पर एक्सपेक्टेड हैं कि आप कवर करेंगे। ग्लोबलाइजेशन के ऊपर एक पूरी यूनिट है, ग्लोबलाइजेशन और उसका सोसाइटी के ऊपर इंपैक्ट, इस लिहाज से काफी ज्यादा खास बन जाता है। सोशल इंपावरमेंट, कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म और सेक्युलरिज्म, इनके ऊपर मल्टीपल टाइम बार बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं। मतलब ये टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि इजी प्रे होते हैं, यहां से क्वेश्चंस बहुत फ्रिक्वेंसी में पूछे जाते हैं। सिलेबस बहुत छोटा है, हिस्ट्री जैसा बड़ा सिलेबस नहीं है, ज्योग्राफी जैसा कॉम्प्लेक्स सिलेबस नहीं है। आई विल से कि सोसाइटी के ऊपर अच्छी तरीके से काम करके जाना बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहता है, क्योंकि यहाँ के क्वेश्चंस अभी तो थोड़े ट्रिकी हो गए हैं बट इजी टू हैंडल हैं और सिलेबस से कॉन्टैक्ट, मतलब उनका जो कॉन्टैक्ट रहता है वो काफी अच्छा रहता है। वो आप जब आप क्वेश्चंस को देखोगे तो आपको वो बात समझ में भी आ जाएगी। फिर आप देखो, आप आओ ज्योग्राफी पे, तो ज्योग्राफी में 3 यूनिट्स एक्सप्लेन करती हैं आपकी ज्योग्राफी के सिलेबस को। सबसे पहले तो आपको वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी मिलती है, ये अपने आप में पूरा डोमेन है ज्योग्राफी का और इसमें मल्टीपल टॉपिक्स आपको पढ़ने होते हैं, जिसके अभी मैं आपको जो फ्रेगमेंट्स हैं वो बता दूंगा। कि नेचुरल रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन, ये एक ऐसा टॉपिक है जहां से हर साल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। केवल जो की रिसोर्सेस हैं वो बदलते रहते हैं, बाकी उनका जो इंपैक्ट है, उनका जो सिग्निफिकेंस है, उसको एसोसिएट करके क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो नेचुरल रिसोर्सेज की जब डिस्ट्रीब्यूशन की हम बात करते हैं तो इसमें कुछ रीजन्स की बात करी जाती है अक्रॉस द वर्ल्ड में, जैसे कि साउथ एशिया, इंडियन सब कॉन्टिनेंट। इंडियन सब कॉन्टिनेंट पर तो एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आ गया कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट किस लिहाज से सब कॉन्टिनेंट कहा जाता है, उसके पीछे के आर्ग्यूमेंट्स क्या हैं। तो एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन जब इस तरीके का आता है तो हमें ऐसा लगता है जैसे कि कोई सामने क्वेश्चन पेपर या जो सिलेबस है वो रख के पेपर बना रहा हो। उन्होंने एक कीवर्ड उठाया सब कॉन्टिनेंट और हमारे सामने क्वेश्चन डाल दिया। नाउ यहां पर देखिए, फिर जो टर्सरी सेक्टर है वेरियस पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में इंक्लूडिंग इंडिया, उसके बारे में आपको क्वेश्चन बनाना था। और प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी जो सेक्टर्स हैं लोकेशंस को लेकर, उनके लिए रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स के ऊपर एक बात बनती है। इंपॉर्टेंट जियोफिजिकल फिनोमेना, ये ऐसा मुद्दा है जो कि क्वेश्चंस कैटर करता है, लेकिन बहुत ही यूनिक तरीके के क्वेश्चंस कैटर करता है। जैसे कुछ जियोफिजिकल फिनोमेना हैं, अर्थक्वेक, सुनामी, वोल्केनिक एक्टिविटी, साइक्लोन्स। हाल फिलहाल में दोनों ने फ्लड को भी पिक किया है, क्योंकि इंडिया में फ्लड्स की फ्रीक्वेंसी काफी ज्यादा बढ़ी है, तो मींस में फ्लड जैसे इश्यूज को भी कवर किया गया है। जियोग्राफिकल फीचर्स एंड देयर लोकेशन चेंजेस इन क्रिटिकल ज्योग्राफिकल फीचर्स, जिसमें वाटर बॉडीज एंड आइस कैप्स का जिक्र किया गया है। आइस कैप्स में हमने देखा कि अंटार्कटिक और आर्कटिक रीजन को डिफरेंशिएट करके क्वेश्चन फ्रेम किया गया। फ्लोरा और फौना और उनका इफेक्ट, ये एक कीवर्ड है, इफेक्ट। जब भी वो किसी भी फिनोमेना को पूछ रहे हैं तो उसका सीधा सीधा इफेक्ट ले रहे हैं। इफेक्ट ह्यूमन ज्योग्राफी के ऊपर, ह्यूमन बीइंग के ऊपर, ओवरऑल क्लाइमेट के ऊपर, इन सभी के ऊपर जो उसका इफेक्ट है, ये सबसे बड़ा की है कि वो केवल कोर ज्योग्राफी के इश्यूज को रेज नहीं कर रहे हैं, बल्कि उनके साथ उनके इफेक्ट को एसोसिएट करके क्वेश्चन पूछ रहे हैं और ये आपके सिलेबस में रिफ्लेक्ट होता है। अगर हम केवल सिलेबस को बहुत अच्छे से ध्यान में रखें तो क्वेश्चन का नेचर ऑलमोस्ट क्लियर हो जाता है। अगर आपने सिलेबस को देख लिया, हमने 3 हिस्सों में डिवाइड किया सिलेबस को, तो आप एक थोड़ा सा एनालिसिस देखिए तो आपको आइडिया लगेगा कि क्वेश्चंस के पूछे जाने का जो रेशियो है वो कैसा रहा है। यहां पर देखिए 2023 से लेकर 18 तक का यहां पर रेशियो है और 2018 में जो सोसाइटी के क्वेश्चंस पूछे गए वो काफी अच्छे खासे थे। काफी अच्छे खासे जो क्वेश्चंस थे वो यहां पर आउट ऑफ 20 पूछे गए, जहां पर 11 क्वेश्चंस जो हैं वो सिंपली आ जाते हैं सोसाइटी से। ग्रीन कलर रिफ्लेक्टिंग सोसाइटी एंड ज्योग्राफी का रेशियो वहां पे 4 क्वेश्चंस पे टिका रहा। फिर आर्ट एंड कल्चर से 3 क्वेश्चंस रहे और हिस्ट्री से बाकी के हिस्से से 3 क्वेश्चंस रहे। अगर आप यहां पर आते हो 2019 के पार्ट में, तो 19 में देखो अगेन जो सोसाइटी है वो 10 क्वेश्चंस कैटर करता है। ज्योग्राफी का रेशियो बढ़ा 8 पे, 1 क्वेश्चन आपका आर्ट एंड कल्चर से निकला और 4 बाकी के हिस्ट्री के हिस्से से। 20 में सोसाइटी का रेशियो गिरा, 6 पर आया, ज्योग्राफी बढ़ा 8 पे गया। यहां पर
आर्ट एंड कल्चर और बाकी का हिस्ट्री का पार्ट टोटल 6 पे लैंड कर गया, हिस्ट्री 6 पे गई। 21 में देखो सोसाइटी ने 6 का रेशियो मेंटेन किया, ज्योग्राफी अगेन 8 पे रही और हिस्ट्री 6 पर रही। ठीक है, आर्ट एंड कल्चर का रेशियो गिरा। 22 में जब हम जाते हैं तो 22 में अगेन सोसाइटी का थोड़ा सा रेशियो डाउन जाता है और ज्योग्राफी का रेशियो बढ़ जाता है। उसके बाद अगेन 5 क्वेश्चन हिस्ट्री से रहे। 23 में 6 क्वेश्चन पे सोसाइटी ने अपना रेशियो मेंटेन किया, 8 क्वेश्चन ज्योग्राफी ने रिटेन किया और 6 क्वेश्चन अगेन हिस्ट्री। तो हमने एक सेट ट्रेंड देखा, और वो सेट ट्रेंड क्या है? सेट ट्रेंड ये है कि 6 से 8 क्वेश्चंस ज्योग्राफी कैटर करती है। सोसाइटी एक बहुत ही सिग्निफिकेंट हिस्सा कवर कर रही है। पिछले सालों में जो सोसाइटी के क्वेश्चंस के नंबर्स हैं वो बढ़े रहे हैं, लेकिन 3-4 सालों में उनके नंबर्स को मॉडरेट किया गया। 2-3 सालों में तो ऐसा रहा कि इंडियन सोसाइटी ने हमारे पेपर 1 का आधा हिस्सा डोमिनेट कर लिया, लेकिन फिर बैलेंस मेंटेन करने की जरूरत पड़ी। तो जब हमने बैलेंस देखा तो उस बैलेंस में वी हैव सीन कि उन्होंने ज्योग्राफी का रेशियो बढ़ाया और हिस्ट्री को लगभग स्टैग्नेंट रखा हुआ है। हिस्ट्री से आपको 6 से 7 क्वेश्चंस एज यूजुअल मिल रहे हैं, लेकिन यहां पर आप जाओ तो जो ज्योग्राफी है वो 8 क्वेश्चन तक लैंड कर रहा है। सोसाइटी जो है वो अब 6 से 10 के बीच में, 6 से 8 के बीच में जा रहा है। तो 2 हिस्से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, एक तो आपका सोसाइटी का, दूसरा आपका ज्योग्राफी का। इनके बीच में अक्सर कंपटीशन चलता रहता है, कौन आगे जाएगा कौन पीछे जाएगा। हिस्ट्री अपना रेशियो मेंटेन करके 6-7 क्वेश्चन का चलती रहती है, तो उधर कोई इशू नहीं है। इन तीनों में सोसाइटी आपके लिए ज्यादा मार्क्स कैटरिंग होगा, क्योंकि उसके अलावा ज्योग्राफी और हिस्ट्री दोनों के सिलेबस बहुत ज्यादा बड़े हैं, उनके ऊपर आपको बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है। स्टिल ये 3 हिस्से हैं और इनका यहां पर ट्रेंड आपके सामने है कि सोसाइटी और ज्योग्राफी एट द सेम टाइम हिस्ट्री। तो 7, 8, 6 ये ऐसा सीक्वेंस चल रहा है तीनों का, ऐसा ही सीक्वेंस तीनों का चल रहा है। इसमें हाल फिलहाल में जो रीसेंट ट्रेंड है उसमें ज्योग्राफी पीक पर है, जो रीसेंट ट्रेंड है उसमें ज्योग्राफी पीक पर है। ज्योग्राफी के बाद नंबर आता है सोसाइटी का, और सोसाइटी के बाद जो नंबर है वो आता है देन हिस्ट्री का। तो ये तो सीक्वेंस है एज पर द ट्रेंड, एज पर द ट्रेंड। तो ये तो ट्रेंड हमने देख लिया कि ट्रेंड कैसा जा रहा है। अगर आपने ट्रेंड को समझ लिया तो यहां पर हमने 2-3 फंडामेंटल बातें कर ली। मैंने आपको सिलेबस दिखा दिया, मैंने आपको पिछले सालों के क्वेश्चंस का ट्रेंड बता दिया, पिछले सालों के क्वेश्चंस का ट्रेंड बता दिया। तो 2 बातें एकदम साफ हो गई, आपने पूरा सिलेबस देख लिया है, आपने ट्रेंड देख लिया है। आइए मैं आपको एक एक करके तीनों जो सेगमेंट्स हैं, हिस्ट्री, सोसाइटी एंड ज्योग्राफी, उनमें क्वेश्चंस का स्पेसिफिक ट्रेंड क्या है। ये तो जनरल ट्रेंड हो गया, नंबर ऑफ क्वेश्चंस किस तरीके से आ रहे हैं और आपको किसे कम या ज्यादा वेटेज देना चाहिए। चलिए थोड़ा सा इन विषयों के अंदर चलते हैं और इसके बाद देखते हैं कि क्वेश्चंस के पूछे जाने का नेचर क्या है, पिछले सालों के ट्रेंड में क्या बदलाव आया है, कौन से ऐसे एरियाज हैं जिन पर आपको ज्यादा फोकस करना चाहिए। तो आपको क्या लगता है कहां से शुरुआत करें? सिलेबस के उसी पहले हिस्से के साथ शुरुआत करते हैं, दैट इज हिस्ट्री। तो हिस्ट्री के साथ शुरुआत करेंगे, फिर हम सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चलेंगे। पहले हिस्ट्री डील करेंगे, हिस्ट्री के बाद हम डील करेंगे सोसाइटी को और फिर हम डील करेंगे ज्योग्राफी को। एक एक करके हम इन्हें देखते हैं। शुरुआत करते हैं हम हिस्ट्री के साथ, लेकिन हिस्ट्री पर चलने से पहले हम एक इवैल्यूएशन कर लेते हैं कि खैर चलिए वो तो ओवरऑल बात हुई, हिस्ट्री पे चर्चा करते हैं पहले। लेट्स टॉक अबाउट हिस्ट्री। हिस्ट्री में उसका स्पेसिफिक ओवरव्यू देखिए। स्पेसिफिक ओवरव्यू ये है कि आपको हर साल 6, 5, 6, 6, 5, 6 यानी कि 6 या 5 क्वेश्चंस हर साल देखने को मिलते हैं। नंबर ऑफ मार्क्स की बात करेंगे तो 65 से 75 मार्क्स आपको हर साल हिस्ट्री से देखने को मिलते हैं। अभी हम पहले हिस्से पर हैं, वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट पार्ट। कोई कंफ्यूजन ना हो इसलिए फिर से स्पेसिफाई करता हूं, हमारे हिस्ट्री के हमारे जो सिलेबस हैं उसके 3 हिस्से हैं। पहला हिस्सा है हिस्ट्री, दूसरा हिस्सा है सोसाइटी और तीसरा हिस्सा है ज्योग्राफी। और अभी मैं जो एनालिसिस कर रहा हूं दैट इज अबाउट हिस्ट्री। हिस्ट्री के बाद हम सोसाइटी पे देन ज्योग्राफी पे लैंड करेंगे। तो यहां पर समझिए, यहां पर हम सबसे पहले तो ये देख लिया हमने कि 5 से 6 क्वेश्चंस ओवरऑल हिस्ट्री से आ रहे हैं। जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनका रेशियो देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं एंशिएंट हिस्ट्री से। एज आई टोल्ड यू कि एंशिएंट हिस्ट्री में जो क्वेश्चंस आपके आ रहे हैं उन्हें कनेक्ट किया जा रहा है आर्ट एंड कल्चर से। उसके बाद हम मॉडर्न के क्वेश्चंस देखेंगे, देन वर्ल्ड और पोस्ट इंडिपेंडेंस के क्वेश्चंस देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एंशिएंट हिस्ट्री के या कल्चर के क्वेश्चंस के साथ। 2023 में इस हिस्से से 3 क्वेश्चंस रेज किए गए। पहला क्वेश्चन, एक्सप्लेन द रोल ऑफ ज्योग्राफिकल फैक्टर्स टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ एंशिएंट इंडिया। अब आप एक बात समझिए कि पेपर 1 में जो आपके 3 पार्ट्स रखे गए हैं उनका अपना एक बहुत ही सर्टेन अरेंजमेंट है।
अब देखिए, तो ह्यूमन सोसाइटी हमारे लिए काफी खास है बिकॉज दैट इज द पार्ट ऑफ इंडियाज और ह्यूमंस डेवलपमेंट। लेकिन सोसाइटी के डेवलप होने में दो बहुत ही इसेंशियल चीजें हैं। हिस्ट्री में जो कुछ भी घटित होता है उसका हमारी सोसाइटी में आज के ऊपर इंपैक्ट पड़ता है, और जो जियोग्राफिकल फैक्टर्स होते हैं वो भी एक इंसान को इंपैक्ट करते हैं। अगर कोई इंसान राजस्थान में रहता है वहां के एरिड क्लाइमेट में, तो उसका इंपैक्ट उसके खान पान और उसके पहनावे पर पड़ेगा। सिमिलरली अगर कोई जम्मू एंड कश्मीर की ठंड में रहता है तो उसका जो कल्चर होगा वो वहां की सर्दी और वहां की जो ज्योग्राफी है उसके ऊपर बेस्ड होगा। तो हमने देखा कि जो ज्योग्राफी है वो सीधे सीधे इंपैक्ट करती है सोसाइटी के रहन सहन के ऊपर, एक इंसान की वेलबींग के ऊपर, और जो उनका हिस्टोरिकल डेवलपमेंट है वो भी उसे सीधे सीधे इंपैक्ट करता है। और यही कारण है कि इन तीनों पार्ट्स को जीएस पेपर 1 में एक साथ एसिमिलेट कर दिया गया है। तो ऐसा कतई मत सोचिए कि जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो आइसोलेशन में होगा, यानी कि वो क्वेश्चन हिस्ट्री के कोर्स से पूछेंगे जो हिस्ट्री का ही होगा। देखो, क्वेश्चन के पूछे जाने का ट्रेंड ऐसा ही है। कुछ टाइप ऑफ क्वेश्चंस होंगे जो हिस्ट्री के सेगमेंट में कोर हिस्ट्री से होंगे, ज्योग्राफी के सेगमेंट में कोर ज्योग्राफी से होंगे, और सोसाइटी के सेगमेंट में कोर सोसाइटी से होंगे। लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जहां पर आपको हिस्ट्री और ज्योग्राफी का कनेक्शन देखने को मिलेगा, कहीं पर हिस्ट्री और सोसाइटी का कनेक्शन देखने को मिलेगा, तो कहीं ज्योग्राफी और सोसाइटी का कनेक्शन देखने को मिलेगा। तो क्वेश्चंस की इंटरमिक्सिंग पेपर 1 में बहुत ही कॉमन है, बहुत ही कॉमन है। तो जब भी आप पेपर 1 अटेम्प्ट करने जा रहे हैं तो कभी भी कंपार्टमेंटलाइजेशन करके दिमाग में मत जाइए कि हाँ हिस्ट्री का क्वेश्चन केवल हिस्ट्री का होगा, उसमें सोसाइटी के एलिमेंट नहीं होंगे या उसमें ज्योग्राफी के एलिमेंट नहीं होंगे। ऐसा नहीं होने वाला है, आपको इंटरमिक्सिंग देखने को मिलेगी, और ये है रीसेंट ट्रेंड। और ये मैं आपको पेपर्स में दिखाऊंगा कि कैसे ये रीसेंट ट्रेंड है जहां पर सब्जेक्ट्स की इंटरमिक्सिंग देखने को मिलती है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, आपको बताना है कि एंशिएंट इंडिया के डेवलपमेंट में ज्योग्राफिकल फैक्टर्स का क्या रोल रहा है। अब देखिए यहां पर फिर दूसरा क्वेश्चन, जैसे कि मैं कहता हूं कि हमेशा जो एंशिएंट हिस्ट्री है उसे मिक्स किया जाता है कल्चर के साथ। तो वैदिक सोसाइटी के बारे में वो बात कर रहे हैं, दे आर टॉकिंग अबाउट वैदिक सोसाइटी। टेक्निकली जब आप एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ते हैं तो वैदिक पीरियड पढ़ते हैं, वहां पर उनकी सोसाइटी, उनकी पॉलिटिक्स, उनकी इकोनॉमी के बारे में पढ़ते हैं। तो वैदिक सोसाइटी के बारे में अगर बात की जा रही है, उनके मेन फीचर्स के बारे में पूछा जा रहा है, तो ये कोर एंशिएंट हिस्ट्री का क्वेश्चन हो गया, कोर एंशिएंट हिस्ट्री का क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो इसके अलावा ये यहां पे रिलीजन को भी मिक्स कर दे रहे हैं। तो रिलीजन तो देखिए कल्चर का पार्ट है, तो उन्होंने कोर एंशिएंट हिस्ट्री के साथ साथ अटैच कर दिया रिलीजन के पार्ट को, और आपका क्वेश्चन बन गया। पैरेलली यहां पे देखिए कुछ मेजर टेक्नोलॉजिकल चेंजेस के बारे में पूछा जा रहा है जो कि सल्तनत पीरियड में आए हैं, और ये कैसे इंडियन सोसाइटी को इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है, अब एक तो अगर मेडवल पीरियड की टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के बारे में बात की जा रही है तो ये कल्चर का क्वेश्चन नहीं है, ये मेजरली प्योर मेडवल इंडिया का क्वेश्चन है, और उसके बाद उसका एक लिंक है सोसाइटी के साथ। तो इंटरकनेक्शन तो आपको मिलेगा मिलेगा। फिर 2022 में आइए, गुप्ता पीरियड के मेन कंट्रीब्यूशन के बारे में पूछा गया, और चोला पीरियड की इंडियन हेरिटेज और कल्चर में, ये तो कल्चर का क्वेश्चन है तो सेगमेंट्स को पिक किया गया है। फिर यहां पे भक्ति लिटरेचर और उसकी कंट्रीब्यूशन की बात की गई है, मिडिल इंडिया के लिटरेरी सोर्सेस की बात की गई है, सेंट्रल एशियन और ग्रीको बैक्ट्रियन एलिमेंट्स गांधारा आर्ट में पूछे गए हैं। तो आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चंस का जो मैकेनिज्म है आप देख रहे हैं, कभी वो सोसाइटी के साथ कनेक्टेड है तो कभी कोर एंशिएंट या मिडिल हिस्ट्री के साथ। आइए मॉडर्न के क्वेश्चंस को देखते हैं और फिर उनके की टेक अवेज निकाल लेते हैं। ठीक है, अब देखिए जैसे अगर आप एंशिएंट की बात करते हैं, एंशिएंट में अगर आप एनालिसिस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा। अगर आप एंशिएंट हिस्ट्री का एनालिसिस करते हैं, व्हाट विल यू फाइंड। सबसे पहले तो आपको जो कल्चर है, कल्चर प्लस एंशिएंट और मेडिवल, उसका मिक्सचर आपको देखने को मिलेगा। एट द सेम टाइम कल्चर का ज्योग्राफिकल और सोशल कनेक्शन, इसके बेसिस पर आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। पैरेलली कुछ कोर कल्चर के इश्यूज मिलेंगे जहां से आपको क्वेश्चंस टैकल करने होंगे। ठीक है, तो कल्चर का एंशिएंट और मिडिल के साथ कनेक्शन, और रीसेंट ट्रेंड क्या है। रीसेंट ट्रेंड में आपको कोर एंशिएंट मेडल के क्वेश्चंस भी मिल रहे हैं, नॉट नेसेसरली उनको कल्चर के साथ कनेक्ट किया जाए। तो कुछ बेसिक बातें आपको समझ में आ जाती हैं जब आप एंशिएंट का पेपर देखते हैं। तो मॉडर्न के क्वेश्चंस पर आइए। मॉडर्न के क्वेश्चंस पर मैं आपको बताता हूं कि 4-5 ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनको आपको सिग्निफिकेंटली टैकल करना होगा। जैसे कि जब आप मॉडर्न के क्वेश्चंस में आएंगे
तो जब आप मॉडर्न की बात करेंगे तो मॉडर्न में आपको यह देखने को मिलेगा कि सबसे पहले तो क्वेश्चंस बहुत ही ब्रॉड स्पेक्ट्रम में पूछे जा रहे हैं, मतलब किसी स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाए इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम रह रही है। ठीक है, क्वेश्चंस ब्रॉड स्पेक्ट्रम में आ रहे हैं। इसके अलावा जो क्वेश्चंस हैं उनमें कुछ टॉपिक्स के ऊपर बहुत ही ज्यादा फोकस है। जो रीसेंट ट्रेंड है वो क्या है? कंपैरिजन, कंपैरिजन बिटवीन पर्सनैलिटीज। पर्सनैलिटीज के बीच में जो कंपैरिजन है आप उसे देख सकते हो पैरेलली। कुछ टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर काफी ज्यादा फोकस है। महात्मा गांधी, विमेन इशू, ठीक है, विमेन इशू, महात्मा गांधी, विमेन इशू, गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल, पर्सनालिटीज में सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, 1857 का रिवोल्ट, और नेशनल मूवमेंट में मॉडरेट्स। ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर बार बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं। मैं कह रहा हूं मॉडर्न हिस्ट्री बहुत बड़ी है और अगर गिनती के 6-7 मुद्दे हैं जिनके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं तो फिर ये बड़ी बात है। और एक और टॉपिक है जिससे 3 बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, इमर्जेंस ऑफ न्यू ट्रेंड्स, इमर्जेंस ऑफ न्यू ट्रेंड्स आफ्टर 1920। यहां से भी क्वेश्चंस मल्टीपल टाइम पूछे गए हैं। तो जनरल बातें हैं जो मॉडर्न के बारे में हैं और आप इन्हें इनके क्वेश्चंस में देख पाओगे। जैसे कि यहां पर हम देखते हैं कि ये जो क्वेश्चंस, आप ये क्वेश्चन देखो, महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर के बीच में कंपैरिजन आपको देखने को मिल रहा है। कॉलोनियल रूल कैसे ट्राइबल्स को अफेक्ट करता है मिड 18th सेंचुरी में, ट्राइबल्स का इशू यहां पे रेस किया गया है। इसके बाद 2022 के क्वेश्चंस में देखिए तो इंडियन सोल्जर्स अंग्रेजों के पास भी थे और इंडियन सोल्जर्स ही अंग्रेजों के पास थे और इंडियन जो नेटिव रूलर्स थे उनके पास भी थे, फिर भी वो जीते और हमारे एक मुद्दा रेस किया गया है। अंग्रेजों के आने के बाद फैमिन्स की संख्या इंडिया में बढ़ क्यों गई, इस बारे में फैमिन के इश्यू पे क्वेश्चन पूछा गया है। सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट, अगेन यंग बंगाल मूवमेंट, ब्रह्मो समाज के रेफरेंस में। मॉडरेट्स का क्वेश्चन, अगेन महात्मा गांधी, महात्मा गांधी के ऊपर दोबारा क्वेश्चन आया हुआ है। लॉर्ड कर्जन, गवर्नर जनरल के बारे में मैंने कहा था कि गवर्नर जनरल के ऊपर क्वेश्चन आ रहा है, तो ये आया हुआ है। कर्जन के ऊपर भी आया हुआ है, डलहौजी के ऊपर भी आया हुआ है। ठीक है, इसके बाद 1920s में जो नेशनल मूवमेंट था उसमें कौन से नए आइडियोलॉजिकल ट्रेंड्स आए, तो जो 1920s में चेंजेस आए उनके ऊपर भी क्वेश्चंस मल्टीपल टाइम्स रहे हैं। 1857 की अपराइजिंग, इंडियन नेशनल मूवमेंट के नेशनल आइडेंटिटी कैसे इंडियन रेनेसां के साथ अफेक्टेड थी, कनेक्शन उसका क्या था। फिर गांधीयन फेज में नेशनल मूवमेंट कैसे एनरिच हुआ, कई सारी वॉइसेस रेज हुई, ये वही 1920s के बाद जो अलग अलग फोर्सेस का इमर्जेंस होता है। देन 1940s में कैसे ट्रांसफर ऑफ पावर कॉम्प्लिकेट हो गया। अगेन महात्मा गांधी के थॉट्स 2018 में फिर से क्वेश्चन आया हुआ है। फ्रेगमेंटेड पॉलिटी का क्वेश्चन था 2017 में, मॉडरेट्स के ऊपर क्वेश्चन था, इंडियन इकोनॉमिक पॉलिसीज के ऊपर, ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसीज इंडिया में कैसी थी, वहां से विमेन का क्वेश्चन, विमेन के ऊपर यहां पर क्वेश्चन है। और कौन से नए ऑब्जेक्टिव्स ऐड हुए, अगेन 1920s में होने वाले कई सारे जो चेंजेस थे। 1857 के अपराइजिंग के ऊपर फिर से क्वेश्चन है। अगेन रोल ऑफ विमेन, सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी के बीच का कंपैरिजन, नया ट्रेंड, पर्सनालिटीज के बीच में कंपैरिजन, ये कंटिन्यूअस आ रहा है। अगेन महात्मा गांधी के बिना इंडिपेंडेंस का क्या रोल होता, ये क्वेश्चन भी 1920s में आने वाले जो नए एलिमेंट्स हैं उनके ऊपर है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो आप देख रहे हो कि जो क्वेश्चंस हैं उनका एक बेसिक पैटर्न है। अगर आप पीवाईक्यूज को उठाओ तो आपको समझ में ये आता है कि 5, 6, 7 ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे मल्टीपल टाइम क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं ये आपके सिलेबस से सीधे कनेक्टेड हैं। इतना सा एनालिसिस करके आप अंदाजा लगा सकते हो कि क्वेश्चन के किस हिस्से से आप, मतलब सिलेबस के कौन से हिस्से पर आपको ज्यादा फोकस करना है, किस पर कम करना है, और फिर ये क्वेश्चंस टैकल करने बहुत ज्यादा आसान हो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद आइए वर्ल्ड हिस्ट्री की ओर चलते हैं। 2015 का क्वेश्चन देखिए यहां पे, 2015 का क्वेश्चन है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के ऊपर। 16 का है वेस्ट अफ्रीका में डीकोलोनाइजेशन, 17 का है डीकोलोनाइजेशन मलाया पेनिनसुला में। मतलब एक एक क्वेश्चन का ट्रेंड रहा है उधर 3 सालों में, लेकिन यहां पर आओ तो 2 साल में एक क्वेश्चन का ट्रेंड है। अगर आप वर्ल्ड हिस्ट्री की बात कर रहे हो तो 2018 में कोई क्वेश्चन नहीं आया, 2019 में अमेरिकन एंड फ्रेंच रिवॉल्यूशन के इंपैक्ट के ऊपर क्वेश्चन आया, 2020 में कोई क्वेश्चन नहीं आया, 2021 में वर्ल्ड वॉर के बीच में इंटर वॉर पीरियड में जो डेमोक्रेटिक एलिमेंट्स को नुकसान पहुंचा उसके ऊपर क्वेश्चन है, 22 में फिर से क्वेश्चन नहीं है,
23 में अगेन इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे जो डिफरेंट कंट्रीज में हुई उसके ऊपर क्वेश्चन है। तो जो ट्रेंड है वर्ल्ड हिस्ट्री का वो ये है कि एक साल क्वेश्चन आ रहा है, एक साल नहीं आ रहा है, एक साल आ रहा है, एक साल नहीं आ रहा है। तो वर्ल्ड हिस्ट्री के ऊपर बहुत ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करना जुडिशियस नहीं होगा अगर आप इस बार का मेंस देने वाले हैं। तो इट्स बेटर कि जैसे मैंने आपको 6-7 टॉपिक्स बताए उनको बेसिक तरीके से पढ़िए और चुपचाप चले जाइए, ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। अब आइए आप पोस्ट इंडिपेंडेंस के ऊपर। 2014 में क्वेश्चन पूछा गया न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के ऊपर, 2016 में पूछा गया लिंग्विस्टिक स्टेट्स के ऊपर, ठीक है। 2018 में क्वेश्चन पूछा गया न्यू स्टेट्स के फॉर्मेशन के ऊपर, और 2021 में पूछा गया जो एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज एंड सोशियो कल्चरल प्रॉब्लम्स आई हमारे प्रिंसली स्टेट्स के इंटीग्रेशन में। तो ये 21 का क्वेश्चन रहा। फिर सीधा 22 में क्वेश्चन आता है पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव रीऑर्गेनाइजेशन स्टेट्स का जो था वो मिड 19th सेंचुरी में के बाद एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस रहा। तो ये एक्चुअली में वर्ल्ड हिस्ट्री और पोस्ट इंडिपेंडेंस का मिक्सचर है। तो पोस्ट इंडिपेंडेंस का मामला भी वही है, एक साल एक क्वेश्चन आ रहा है और फिर नहीं आ रहा है, आ रहा है नहीं आ रहा है। तो इन दो हिस्सों के ऊपर बहुत टाइम इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, आपको स्पेसिफिक टॉपिक्स पढ़िए और आगे बढ़िए, ठीक है। तो ये तो हमने हिस्ट्री के सारे जो सेगमेंट्स थे उनको इवेल्युएट कर लिया। अब आइए बात करते हैं सोसाइटी के बारे में। लेट्स टॉक अबाउट सोसाइटी। सोसाइटी का सिलेबस मैंने आपको बता दिया था। सोसाइटी के क्वेश्चंस की जब आप बात करते हो, सोसाइटी के जब आप क्वेश्चंस की बात करते हो तो सबसे पहले कुछ क्वेश्चंस तो कोर सोसाइटी पर हैं, कोर सोशल इश्यूज, कोर सोशल इश्यूज। ये क्वेश्चंस ज्यादा मोर इन नंबर बिफोर 2019, 2019 के पहले कोर सोशल इश्यूज के ऊपर क्वेश्चंस ज्यादा थे और इनकी संख्या 2019 के बाद लगातार कम हुई है। तो जो रीसेंट ट्रेंड है वो क्या है? रीसेंट ट्रेंड क्या है? रीसेंट ट्रेंड ये है कि आप सोशल इश्यूज जो बर्निंग सोशल इश्यूज हैं उनको पिक करिए, बर्निंग सोशल इश्यूज को पिक करिए और फोकस करिए उनके इंपैक्ट के ऊपर, और फोकस करिए उनके इंपैक्ट के ऊपर। ज्यादातर क्वेश्चंस आपके यहां से टैकल हो जाएंगे। मतलब कि जो कोर सोसाइटी के क्वेश्चंस थे जो 19 के पहले बहुत ज्यादा पूछे जाते थे उन क्वेश्चंस में आई है कमी, और सोशल इश्यूज के जो बर्निंग इश्यूज होते थे उन पर क्वेश्चंस तो हमेशा से पूछे जाते रहे हैं लेकिन उनकी संख्या बढ़ी है। तो जहां एक और हम देख रहे हैं कि 19 के पहले जो कोर सोशल इश्यूज हैं उनसे क्वेश्चंस ज्यादा हैं, बर्निंग इश्यूज पर कम है। वहीं 2019 के बाद का ट्रेंड रिवर्स्ड है, अब बर्निंग इश्यूज और उनका सोसाइटी के ऊपर इंपैक्ट उस पर क्वेश्चंस ज्यादा हैं। कोर इश्यूज के ऊपर क्वेश्चंस अभी भी पूछे जा रहे हैं लेकिन उनकी संख्या में कमी देखने को मिली है। ये आपका ट्रेंड है सोसाइटी का। सोसाइटी के इस ट्रेंड को आप प्रीवियस के क्वेश्चंस में एनालाइज भी कर सकते हैं। जरा सा आप ध्यान दीजिए, मैरिज क्या मॉडर्न इंडिया में अपनी वैल्यूज को खो रहा है? डाइवोर्स के जो बहुत सारे केसेस आ रहे हैं, डिस्प्यूट्स आ रहे हैं, इस मुद्दे को यहां हाईलाइट कर लिया गया। यंग वुमेन में सुसाइड का मुद्दा, सुसाइड एक बहुत ही बर्निंग इशू है। चाइल्ड कडलिंग, मोबाइल फोन्स का इस्तेमाल, मतलब इस तरीके के जो स्ट्राइकिंग इश्यूज हैं वो अब रीसेंट ट्रेंड है। अर्बनाइजेशन की वजह से सेग्रीगेशन हो रहा है या मार्जिनलाइजेशन हो रहा है पुअर्स का। अर्बनाइजेशन तो खैर बहुत ट्रेडिशनल टॉपिक है, आई कैन से कि कोर टॉपिक है। कास्ट आइडेंटिटी फ्लूइड और स्टैटिक, ये काफी ट्रिकी क्वेश्चन था। मैं कह रहा हूं ना कि हाल फिलहाल में सोसाइटी के क्वेश्चंस काफी डायनेमिक हो गए हैं, बट ये क्वेश्चन मतलब इतना भी मुश्किल नहीं है कि हमने देखा कि कास्ट आइडेंटिटी काफी फ्लूइड हो गई है, और फ्लूइड होने के कई सारे कारण हैं। लोग पढ़े लिखे हो रहे हैं, शहरों में रह रहे हैं, इंटरकास्ट मैरिजेस हो रही हैं, लिव इन रिलेशनशिप बहुत ज्यादा चल रहे हैं, और अवेयरनेस काफी ज्यादा फैल रही है। ये कई सारे कारण हैं जिसकी वजह से कास्ट आइडेंटिटी अब फ्लूइड हो रही है। लोग कास्ट को लेकर अब पहले के कंपैरिजन में कम कंसर्न है, हालांकि फिर भी कुछ मामलों में एकदम स्टैटिक है, मतलब सोशल मोबिलिटी नहीं है। आप जिस कास्ट में पैदा हुए हैं उसी में रहेंगे, उसके बेसिस पे अभी भी अनटचेबिलिटी, डिस्क्रिमिनेशन फेस करने पड़ते हैं लोगों को। तो ये वाला मामला काफी ट्रिकी क्वेश्चन रहा अगर आप इस क्वेश्चन को देखो तो। पोस्ट लिबरल इकोनॉमी का इंपैक्ट एथनिक आइडेंटिटी और कम्युनलिज्म के ऊपर, तो यहां पे इकोनॉमी को कनेक्ट किया गया सोसाइटी के साथ। अब देखो आप 22 के क्वेश्चन पे आओ। वर्क फ्रॉम होम कोविड के बाद एक बड़ा मुद्दा रहा, तो जो बर्निंग सोशल इश्यूज है ना उनका इंपैक्ट वर्क फ्रॉम होम पर क्वेश्चन आ गया। टियर 2 सिटीज में ग्रोथ और न्यू मिडिल क्लास अपने आप में हाईलाइटेड मुद्दा है। ट्राइबल कम्युनिटीज में डाइवर्सिटी, मतलब ये कैसे क्या उन्हें हम ओवरऑल सेग्रीगेट कर सकते हैं, स्टैटिक टाइप का क्वेश्चन है ये। इंडियन सोसाइटी में सेक्ट, कास्ट, रिलीजन और रीजन, उसके रेफरेंस में कैसे एनालाइज किया जा सकता है। फिर ये क्वेश्चन कन्वेंशनल है जो कि सेक्युलरिज्म के ऊपर है। तो कुछ बर्निंग इश्यूज, कुछ कन्वेंशनल टॉपिक्स। ट्राइबल नॉलेज की यूनिकनेस, जैसे गवर्नमेंट का काफी इनिशिएटिव चल रहा है कि ट्राइबल नॉलेज को हम हाईलाइट करें, उनके राइट्स को प्रिजर्व किया जाए, तो उस मुद्दे को यहां पे पिक कर लिया गया। गिग इकोनॉमी,
ये काफी ज्यादा हाईलाइटेड रहा है कोविड 19 के बाद, जो लोगों को इंडिविजुअली हायर करके कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे काम करवाया गया, तो वहां के मुद्दे को रेज कर दिया गया। पॉपुलेशन एजुकेशन, क्रिप्टो करेंसी और ग्लोबल सोसाइटी पर उसका इंपैक्ट, मतलब क्रिप्टो करेंसी का मुद्दा इतना हाईलाइटेड है, लेकिन उन्होंने पिक किस में किया? सोसाइटी में पिक करके उसका इंपैक्ट पूछ लिया। और ट्रेडिशनल सोशल वैल्यूज को इंडिया कैसे मेंटेन करे, जबकि इतने सारे चेंजेस उसमें हो रहे हैं। तो कुछ क्वेश्चन स्टैटिक हैं, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन जो है वो बर्निंग इश्यूज के ऊपर है। 20 में आप जाइए, तो क्या कास्ट अपनी रिलेवेंस खो रहा है कोविड 19 पैंडेमिक और उसकी वजह से? इनइक्वालिटी और पॉवर्टी, रीजनलिज्म कन्वेंशनल क्वेश्चन है, डाइवर्सिटी और प्लूरलिज्म अंडर थ्रेट है ग्लोबलाइजेशन की वजह से, कन्वेंशनल क्वेश्चन है, कस्टम और ट्रेडिशन, डिजिटल इनिशिएटिव, मॉडर्न क्वेश्चन है। मतलब ये रेशियो अब थोड़ा सा आप जैसे जैसे पीछे जाओगे ना, रिड्यूस होता जाएगा। 19 का क्वेश्चन उठा के देखो, एकदम स्टैटिक आपको देखने को मिलेगा। इंडियन सोसाइटी यूनिक कैसे है अपने कल्चर में, विमेन को एम्पावर करने की क्या है, कल्चरल प्रैक्टिसेस को चैलेंजेस क्या हैं, कल्चरल पॉकेट्स में क्या इंडिया डिवाइडेड है, विमेन के लिए क्या चैलेंजेस हैं, लोकल आइडेंटिटी हम कैसे खो रहे हैं। तो ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस आपको 2019 में देखने को मिलेंगे, उसके पहले का ट्रेंड भी मोरलेस वही रहेगा। तो राइट नाउ अगर आप सोसाइटी प्रिपेयर कर रहे हैं तो अच्छे से जो बर्निंग इश्यूज है उनको प्रिपेयर करिए और उनका इंपैक्ट सोसाइटी के ऊपर, इकोनॉमी के ऊपर उसको इवेलुएट कर लीजिए, आपके क्वेश्चंस टैकल होंगे। ठीक है, बाकी कोर एक बार पढ़ के जाना हमेशा एडवाइजेबल होता है। नाउ अगर आप ज्योग्राफी पे चलते हैं, तो ज्योग्राफी में हमने देखा कि ज्योग्राफी का सिलेबस तो मैंने आपको बता दिया कि 3 यूनिट्स में डिवाइडेड है। ज्योग्राफी में एज एवरेज आपको 7 क्वेश्चंस हर साल देखने को मिलते हैं। ये चैलेंजिंग इसलिए होता जा रहा है कि जनरली देखिए क्या हो रहा है, मैं आपको एक बेसिक सा ट्रेंड बताता हूं। किसमें बेसिक सा ट्रेंड मैं आपको ज्योग्राफी में बताता हूं। ज्योग्राफी में बेसिक ट्रेंड क्या है कि आपको सब्जेक्ट नॉलेज तो जरूरी है, सब्जेक्ट नॉलेज के ऊपर आप फोकस करिए, लेकिन आपको एक फोकस उसके एप्लीकेशन के ऊपर करना होगा। जो कुछ भी आपसे पूछा जा रहा है इवन इन ज्योग्राफी, उसका इंपैक्ट या तो सोसाइटी के ऊपर या ह्यूमन बीइंग के ऊपर किया जा रहा है। ज्योग्राफी पढ़ते वक्त हमारा एक जनरल सा ट्रेंड क्या रहता है कि हम एकदम जी जान लगा के फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ जाते हैं, मतलब फिजिकल ज्योग्राफी को तोड़ देंगे, फोड़ देंगे, मरोड़ देंगे, ये वाला सिस्टम चलता है। लेकिन वो ज्यादा कॉन्सेंट्रेट कहां पे कर रहे हैं? ह्यूमन ज्योग्राफी के ऊपर। इवन जो फिजिकल ज्योग्राफी के क्वेश्चंस आ रहे हैं उनका एप्लीकेशन ह्यूमन ज्योग्राफी से पूछा जा रहा है। ये आपको प्रीवियस के क्वेश्चंस में दिखेगा, आई विल शो यू। बट व्हाट आई एम टेलिंग यू कि आप फिजिकल ज्योग्राफी के ऊपर जो जान लड़ाते हैं लड़ाइए, लेकिन ह्यूमन ज्योग्राफी को नजरअंदाज मत करिए, ह्यूमन ज्योग्राफी को तमीज से पढ़िए। एट द सेम टाइम जब आप फिजिकल ज्योग्राफी को भी पढ़ रहे हैं तो उसका जो इंप्लीकेशन है ह्यूमन ज्योग्राफी के ऊपर, उसके कनेक्ट को जरूर ध्यान में रखिए, क्योंकि ये नया ट्रेंड है क्वेश्चन के पूछे जाने का और यहां से आपके क्वेश्चन निकलेंगे। इंटरकनेक्शन देखने को मिल रहा है सब्जेक्ट्स के बीच में, जैसे वो हिस्ट्री को ज्योग्राफी के साथ कनेक्ट करके क्वेश्चन पूछेंगे या ज्योग्राफी को सोसाइटी के साथ कनेक्ट करके क्वेश्चन पूछेंगे। तो ज्योग्राफी की जब आप बात कर रहे हो तो सोसाइटी के साथ उसका कनेक्शन जरूर से याद रखो। करंट इश्यूज में क्लाइमेट चेंज वगैरह जो भी मुद्दे हैं उनका वो सोसाइटी के ऊपर या ह्यूमन बीइंग के ऊपर इंप्लीकेशन पूछेंगे। और जो कई सारे मुद्दे हैं जिनसे सोसाइटी को खतरा है, जैसे कि फूड सिक्योरिटी का मुद्दा हो गया या कई सारे जो हैजार्ड्स हो गए, ये एक बर्निंग इशू है जहां से क्वेश्चंस आपके निकलेंगे, यहां से आपके क्वेश्चंस ड्रॉ होंगे और निकल के आएंगे। ठीक है, अब देखिए जब आप ज्योग्राफी के मींस की बात करते हैं तो यहां पर चैलेंज बढ़ता जा रहा है। चैलेंज क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि कन्वेंशनली बच्चे फिजिकल ज्योग्राफी पे कॉन्सेंट्रेटेड थे, अभी ह्यूमन ज्योग्राफी पे क्वेश्चन ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड हो रहा है। अगर आप इस बार मींस देने वाले हैं तो हमने ये देखा कि फिजिकल ज्योग्राफी का वेटेज ज्यादा प्रीलिम्स में जा रहा है। जब आप मींस में जा रहे हैं तो फिर आपको ह्यूमन ज्योग्राफी के पार्ट के ऊपर स्पेसिफिकली कॉन्सेंट्रेट करना होगा, नहीं तो बात नहीं बन पाएगी। ठीक है, थोड़ा सा अगर आप इसको सेग्रीगेट करें ज्योग्राफी के सिलेबस को, तो यहां पर आपको सबसे पहले तो वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी के फीचर्स देख लेने हैं। आपको जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशनोग्राफी और सॉइल ज्योग्राफी, इन हेड्स में ज्योग्राफी को अपने डिवाइड करके पढ़ लेना होता है। फिजिकल ज्योग्राफी या जियोफिजिकल फिनोमेना में आपको आर्कटिक, अंटार्कटिक इकोसिस्टम, हिमालयन ग्लेशियर्स, इनके बारे में ध्यान रखना है। अगर आप मींस में जा रहे हो तो इन मुद्दों के ऊपर फोकस करो। क्लाइमेटोलॉजी में आप इंडियन मॉनसून को क्लाइमेट चेंज के पर्सपेक्टिव से देख लो। एल निनो, ला निना, जो ट्रिपल डिप लानिना है वो इस बार मतलब 3-4 बार कॉन्टिन्यूअस न्यूज में आया है, ट्रिपल डिप लानिना, तो मतलब इसको छोड़ के जाना तो बेवकूफी हो जाएगी। एयर मास और फ्रंट फॉर्मेशन टेम्परेट साइक्लोन के पर्सपेक्टिव से उसको आपको देख लेना है। ओशनोग्राफी में आप अटलांटिक मेरिडियनल ओवरटर्निंग जो सर्कुलेशन है, AMOC, और ओशन करंट्स, इनके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करके जाइए, ये क्वेश्चंस पिक करेंगे। बाकी अगर आप यहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेस वाले टॉपिक की बात कर रहे हैं, मैं कह रहा था कि नेचुरल रिसोर्सेस वाले टॉपिक पे मल्टीपल टाइम क्वेश्चंस पूछे गए हैं और वो आपको देखने को मिल जाएगा। तो रिसोर्सेस के टाइप्स, फॉरेस्ट रिसोर्स, लैंड रिसोर्स, एग्रीकल्चर रिसोर्स, मिनरल और एनर्जी रिसोर्स और वाटर रिसोर्स, इन 5 हेड्स में इनको डिवाइड करिए और इन सभी के ऊपर जो इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं उनको कवर कर लीजिए। अगर आप रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स की बात कर रहे हैं लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज के ऊपर, तो आप इंडस्ट्रीज के क्लासिफिकेशन पे फोकस कर लीजिए, उनके लोकेशन और डिस्ट्रीब्यूशन को देख लीजिए अलग अलग बेसिस पे और मेजर इंडस्ट्रीज के डिस्ट्रीब्यूशन को कैटर कर लीजिए। ये अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन ध्यान में रखते हैं तो आपके लिए ज्योग्राफी को कैटर करना बहुत आसान हो जाएगा। बाकी ह्यूमन ज्योग्राफी में
अर्बनाइजेशन वाले मुद्दे में आप सस्टेनेबल अर्बनाइजेशन पे फोकस कर लीजिए और अर्बन इंडिया को जो चैलेंजेस मिल रहे हैं उस पे फोकस कर लीजिए। ये आपका काम कर देगा ज्योग्राफी में भी और सोसाइटी में भी, दोनों जगहों पर आपका ये टॉपिक काम निकाल देगा। अगर आप पीवाईक्यूज को थोड़ा सा उठा के देखो तो आपको क्या समझ में आता है। क्लाइमेट चेंज और फूड सिक्योरिटी के साथ मिक्स करके क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, आज हम फ्रेश वाटर रिसोर्सेज के क्राइसिस को देख रहे हैं, तो कोई भी ऐसी चीज जिससे सोसाइटी को खतरा है, चाहे वो फूड क्राइसिस हो, वाटर क्राइसिस हो, क्लाइमेट चेंज हो, ये बर्निंग मुद्दे हैं जहां से क्वेश्चंस आपको ज्योग्राफी में हाल फिलहाल में मिल रहे हैं एज फार एज द रीसेंट ट्रेंड इज कंसर्न। फ्योर्ड्स के बाद में क्वेश्चन पूछा गया, कन्वेंशनल ज्योग्राफी है, कन्वेंशनल ज्योग्राफी से भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे फ्योर्ड के बारे में, लेकिन जो यहां पे पिक्चरस एरियाज हैं उसमें उनका क्या, जो वो कैसे उसको कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, तो यहां पर इसका कनेक्शन प्रेजेंट के पर्सपेक्टिव से आ गया। साउथ वेस्ट मॉनसून को हम पुरवैया कहते हैं भोजपुर रीजन में, ये कैसे इन्फ्लुएंस करता है कल्चरल इथोस और रीजन को, अगेन फिजिकल ज्योग्राफी, लेकिन उसका कनेक्ट ह्यूमन ज्योग्राफी के साथ। रिसोर्स पोटेंशियल जो लॉन्ग कोस्ट लाइन का है, ये तो आपका हो गया कोर ज्योग्राफी, लेकिन ये कैसे हाईलाइट करता है हमारे नेशनल हैजार्ड की प्रिपेयर्डनेस को, ये करंट का मुद्दा है। मतलब वो कोर ज्योग्राफी को उसके एप्लीकेशन के साथ जोड़ के ही पूछ रहे हैं, तो आपके पढ़ने का अप्रोच भी यही होना चाहिए। आप नेचुरल वेजिटेशन की डाइवर्सिटी देखिए और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में उसका सिग्निफिकेंस, देन ह्यूमन डेवलपमेंट इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ पेस क्यों नहीं पकड़ रहा है। इंडिया कभी नेट इंपोर्टर था और अभी वो फूड एक्सपोर्टर है, रीजंस बताइए, रीजंस बताइए। तो कुल मिला के आप जो भी की इश्यूज पढ़ रहे हैं उनका सिग्निफिकेंस, इंप्लीकेशन जरूर ध्यान में रखें। फिर देखिए कलर कोडेड वेदर वार्निंग सिस्टम, करंट अफेयर्स में जो साइक्लोन का पूरा मॉडल है उसके ऊपर क्वेश्चन आ गया। नेचुरल रिसोर्स पोटेंशियल डेक्कन ट्रैप का, प्राइमरी रॉक्स के ऊपर क्वेश्चन आया, ट्रोपोस्फेयर के ऊपर आया, स्टेट्स एंड इस्थमस के ऊपर आया, विंड एनर्जी जो इंडिया में है, ओशन करंट्स हैं, रबर प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं, रिसोर्सेज के डिस्ट्रीब्यूशन वाले मामले में। फिर लैंडस्लाइड्स के ऊपर क्वेश्चन है, माइनिंग इंडस्ट्रीज के ऊपर, वाटर बॉडीज के रिक्लेमेशन की जो हम बात कर रहे हैं हम उसको कैप्चर करते जा रहे हैं अर्बन स्ट्रक्चर को डेवलप करने के पर्सपेक्टिव से, तो क्या नुकसान है, ये भी मुद्दा है। वोल्केनिक इरप्शन 2021 में बहुत ज्यादा हुआ, तो नेचुरल हैजार्ड के ऊपर जो क्वेश्चंस हैं वो भी बनते हैं। स्पेसिफिकली अगर वो बहुत फ्रिक्वेंटली करंट अफेयर्स में है तो इंडिया सब कॉन्टिनेंट क्यों कहा जाता है, सिलेबस में साफ साफ कीवर्ड लिखा हुआ है सब कॉन्टिनेंट। उन्होंने बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन पूछा है ज्योग्राफी का, जो अलाइनमेंट है मेजर माउंटेन रेंजेस का। अब केवल अलाइनमेंट फिजिकल ज्योग्राफी का नहीं, आप ये बताइए ना लोकल वेदर कंडीशंस को कैसे इंपैक्ट करता है, आप उसकी बात करिए। आर्कटिक आइस और जो अंटार्कटिका के ग्लेशियर्स हैं ये कैसे डिफरेंट तरीके से वेदर पैटर्न और ह्यूमन एक्टिविटीज को इंपैक्ट करते हैं, खाली फिजिकल ज्योग्राफी नहीं, इंपैक्ट के ऊपर बात करिए। देन मल्टी डायमेंशनल इंप्लीकेशंस होते हैं मिनरल ऑयल के डिस्ट्रीब्यूशन के, आईटी इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट के ऊपर भी क्वेश्चन यहां पर है। अगेन आप 2020 का क्वेश्चन देख सकते हो, सर्कम पैसिफिक जोन के ऊपर है, इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स बर्निंग इशू रहा था, डेजर्टिफिकेशन का प्रोसेस, हिमालयन ग्लेशियर्स की मेल्टिंग, सोलर एनर्जी, फॉरेस्ट रिसोर्सेज का जो स्टेटस है और मिलियंस ऑफ सिटीज में जो फ्लडिंग हो रही है। तो ये जो मुद्दे हैं यहां से क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो ये आपने ट्रेंड देख लिया। अगर आपने ये पूरा ट्रेंड देख लिया है तो आइए मैं आपको कुछ जनरल बातें बता दे रहा हूं कि की टेकअवेज इस पूरे एनालिसिस के बाद क्या निकल के आते हैं। व्हाट आर द की टेकअवेज, की टेकअवेज क्या है। सब कुछ कवर करने के बाद हमारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्या डेवलप होती है। क्वेश्चंस ओपन एंडेड हैं, बहुत कम चांसेस बनते हैं कि कहीं पर कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन आए, बहुत रेयर स्पेसिफिक क्वेश्चंस आ रहे हैं किसी मुद्दे के ऊपर। क्वेश्चंस ओपन एंडेड हैं, बहुत ही ब्रॉड स्पेक्ट्रम में है, सब्जेक्ट्स के बीच में इंटरलिंकिंग है। हर पेपर में जो 4, 5 या 3 सेगमेंट्स हैं उनके क्वेश्चंस आपस में जोड़े जा रहे हैं, कोई एक क्वेश्चन सेग्रीगेशन में आइसोलेशन में नहीं पूछा जा रहा है। पैरेलली आपको केवल टाइमलाइन हिस्ट्री में खुद को लिमिट नहीं करना है बल्कि सर्टेन एनालिटिकल थीम्स के ऊपर जाना है। अगर आप पिछले सालों के क्वेश्चंस उठा के देखते हैं तो कुछ थीम्स एकदम साफ साफ दिखने लग जाती हैं कि ये वो थीम्स है जहां पर यूपीएससी ज्यादा इंटरेस्टेड है, वो कंसर्न है नेशनल मूवमेंट में जो इश्यूज हैं उनको लेकर, वो कंसर्न है महात्मा गांधी और बाकी के जो नेशनल लीडर्स हैं उनकी आइडियोलॉजीज को लेकर। 1920s के बाद जो चेंजेस आए हैं वो उनका बड़ा मुद्दा है, वो 1940s के बाद के चेंजेस पर भी फोकस कर रहे हैं। बाकी विमेन का मुद्दा हो, गवर्नर जनरल्स हो, एक्ट हो जो इंपॉर्टेंट, उनके ऊपर मेंस में क्वेश्चंस पूछे जाते रहे हैं, तो आप इन पर ध्यान दे सकते हो। आप इंटीग्रेटेड अप्रोच लेकर चलिए, मतलब आर्ट एंड कल्चर के सेक्शन में आप बहुत ज्यादा ध्यान दीजिएगा क्योंकि आर्ट एंड कल्चर का जो क्वेश्चन होता है वो आपके पूरी शीट का पहला आंसर बनाता है। अगर आपने वहां पर गलत आंसर लिखा है तो आप एग्जामिनर के सामने अपनी इमेज खराब करते हैं। आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चंस कई दफा कॉम्प्लेक्स भी होते हैं लेकिन उन्हें डील करके आप अच्छी इमेज बिल्डिंग कर सकते हैं और थोड़ा सा जो भी एशियंट मेडवल का पार्ट है उसमें कल्चरल सेगमेंट को आप इवेल्युएट कर लेंगे तो क्वेश्चन को डील करना इजी हो जाएगा। वेल वर्स सोशल इश्यूज जो हैं उनके बारे में आपको अच्छी जानकारी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई वो बहुत खुफिया
सोशल इश्यूज आपसे पूछने वाले हैं, वो जो बहुत ही नोन है, जो बहुत ही ज्यादा प्रचलन में है, उसके ऊपर क्वेश्चन पूछेंगे। वो गिग इकोनॉमी के ऊपर क्वेश्चन पूछ रहे हैं, वो कोविड-19 के बाद जो चेंजेस आ रहे हैं वो बात कर रहे हैं, कडलिंग और मोबाइल फोन्स के यूज के ऊपर। मतलब ये ऐसे मुद्दे हैं जो कि बार बार रिपीटेडली हमारे सामने आते हैं, ठीक है। और कंटेम्प्रेरी टॉपिक्स, क्लाइमेट चेंज, और भी जो फ्लड्स हैं, साइक्लोन्स हैं, इरप्शन है वॉल्केनोज का, इनके ऊपर क्वेश्चंस। और अगेन आई रिपीट कि आप फिजिकल ज्योग्राफी को आइसोलेशन में ना पढ़ें, उसे ह्यूमन ज्योग्राफी के साथ कनेक्ट करके ही पढ़ें, और इससे उस डिस्ट्रीब्यूशन वाले टॉपिक पे टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज को सेग्रीगेट करें, उनके जो भी इंप्लीकेशंस हैं अलग अलग सिनेरियोज में, उनको इवेल्युएट कर लें। तो ये की टेक अवेज हैं इस पूरे एनालिसिस के साथ। आई होप कि ये पूरा एनालिसिस आपको मदद देगा पेपर 1 को तैयार करने में। हमने हर मुद्दे के सिलेबस को, उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को, उसमें होने वाले चेंजेस को, और जो प्रोबेबल टॉपिक्स हैं जहां से क्वेश्चन स्कैटर किए जा रहे हैं, उनके बारे में बात कर ली है। अपने पेपर 1 को बेहतरीन तरीके से तैयार करिए विद द होप। मैं इस लेसन को, इस पूरे टॉपिक को यहां पे ड्रॉप कर रहा हूं कि अब आपकी पेपर 1 को लेकर जो अंडरस्टैंडिंग है वो पहले से बेहतर है, और अब आप इस पेपर को बेटर डील करेंगे। चलिए इस सेशन को यहीं पे एंड करते हैं, मिलेंगे आपसे किसी और इंटरेस्टिंग सेशन में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को अलविदा और बहुत बहुत धन्यवाद।